आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी गंगाबाई और बेचारी मैं। इधर कई दिनों से एक बात मन में बार बार उठ रही है कि घर का काम अपने आप करने की आदत डालनी चाहिए। यह बात नहीं कि मैं दूरदर्शन के अपने आप कार्यक्रम से प्रभावित हूँ। यह भी नहीं कि स्वावलंबन की महत्ता नए सिरे से समझ में आ गई है। दरअसल बात यह है कि इन दिनों मैं अपनी महरी के सामने हीन बोध से ग्रस्त रहने लगी हूँ। अगर यही स्थिति बरकरार रही तो मेरा मानसिक संतुलन किसी भी दिन गड़बड़ा सकता है। शासकीय कर्मचारियों की आधुनिक आचार संहिता को नकारने वाले मेरे श्रीमान जी अक्सर उपदेश देते रहते हैं कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो। उनसे जब अपनी तुलना करते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है कि औरों की अपेक्षा हम कितने सुखी हैं। अब तक तो यही नुस्खा आजमाती आ रही थी और वह कारगर भी होता था। पर जब से गंगाबाई इस घर में अवतीर्ण हुई है, सारे सिद्धांत उलट पुलट हो गए हैं। मेरी यह काम वाली, सॉरी, मेड सर्वेंट मुझे बराबर शॉक ट्रीटमेंट दे रही है। जैसे ही मैं एक आघात को पचाकर सामान्य होने लगती हूँ, वह दूसरा शगुफा छोड़ देती है। सबसे पहला धक्का उसने मुझे उस दिन दिया था जिस दिन अर्जुन सिंह सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों को रातों रात मालिक बना दिया था। मैं माँ की एक बात गांठ बांधे हुए हूँ कि हमेशा नौकरों के सुख दुख में शरीक होना चाहिए। इससे आत्मीयता बढ़ती है। इसीलिए सुबह सवेरे जब वह काम पर आई तो मैंने उसे बधाई देते हुए कहा, गंगाबाई, मिठाई खिलाओ, अब तो तुम्हारी झुग्गी तुम्हारे नाम हो गई है। उसने हिकारत से मुंह बिचकाते हुए कहा, हम कौन झुग्गिन में रहते, हमारा तो कोटर है। सरकारी? सिरकारी काय को? उसने ठसक के साथ कहा, हम फ्लैट लेके बनवाए हैं। अपना सा मुंह लेकर रह गई मैं। बड़ी बधाई देने चली थी। अब तो सोचती हूँ कि रिटायरमेंट तक कोई जुगाड़ नहीं जमा तो गंगाबाई के कोटर में ही चले जाएंगे। आखिर सिर छुपाने को कहीं तो जगह चाहिए। मुझे उम्मीद है वह मना नहीं करेगी। मेरी अब तक की भलमनसाहत का कुछ तो लिहाज करेगी। चकित होने का यह क्रम तब से बराबर चला आ रहा है। एक दिन वह नई नकोर साड़ी पहनकर आई। उसकी झलमल आभा को देखकर फिर मुझे माँ की बात स्मरण हो आई। मैंने प्रशंसा का वाक्य फेंका, अरे वाह गंगाबाई, आज तो बड़ी दमक रही हो। अच्छी लगी? बहुत अच्छी। कितने में खरीदी? 100 के नोट में 10 फिरे थे। उसने हिसाब लगाकर बताया। मेरी तो सांस ही अटक गई। 90? बाप रे। मुझसे रहा नहीं गया तो टोक ही दिया। इतनी महंगी साड़ी पहनकर बर्तन मांजने चल दी। इसे कहीं आने जाने के लिए रख दो। काम में तो पुरानी भी चलती है। आवे जावे को तो दूसरी धरी है। 2 टेरालिन की है, एक जापानी है, एक गंजी की है, एक बुलीसोऊ है। जा तो हमने रोज के लॉन खरीदी है। कुसमा के पापा कहते हैं कि साब लोगन के घर ढंग से जाबो चाहिए। अपनी 45 रुपए वाली साड़ी की सलवटें ठीक करती हुई मैं चुपचाप वहां से उठ आई। तब से हर रोज दोपहर को मैं जरा ढंग की साड़ी पहन लेती हूँ ताकि गंगाबाई की और मेरी दोनों की इज्जत बनी रहे। उस दिन दोपहर में मैं स्वेटर में सिर डाले बैठी थी। नूतन के लिए स्कीवी बुन रही थी। एक जालीदार नमूना डाल रखा था, पर पता नहीं कहाँ क्या गड़बड़ हो रही थी। हर 5वीं सलाई में एक फंदा गायब हो जाता था। उसे खोजते हुए 3-4 सलाइयां खोलकर फंदे उठाने पड़ते थे। मेरी तो आंखें दुखाई थी। एक तो मैं अपनी उधेड़बुन से वैसे ही परेशान हो रही थी। उधर गंगाबाई घर जाते जाते दरवाजे में जमकर खड़ी हो गई। कोई इस तरह घूर कर देखने लगे तो मेरा अच्छा भला बनता काम बिगड़ जाता है। यहाँ पहले ही सब उलट पुलट हो रहा था। मैंने बेजारी से उसकी ओर नजरें घुमाई तो सहानुभूति में डूबकर बोली, भाई साहब, रोज रोज हलकान काहे होती हो? मशीन पे काहे नहीं डाल देती? अब तो गली गली में मशीन लग गई है। मशीन पर उतना अच्छा थोड़े ही बनता है। मैंने दलील दी। ये लो, हम तो अभी 3 ठो बनवाए हैं। एक कुसमा को, एक बबलू को और एक कुसमा के पापा को। ऐसे अच्छे बने हैं कि बस। क्या बनवाई लेते हैं? मैंने मिमियाकर पूछा। गोला पीछे 3 रुपया लेत है। ये तो बहुत महंगा है। तुम खुद क्यों नहीं बनाती? मैं सिखा दूंगी।
बाई की बातें, इतने टेम की के पास है, सारा दिन तो मजूरी में लग जाता है। गंगाबाई के जाने के बाद भी बड़ी देर तक मैं उसके अर्थशास्त्र के बारे में सोचती रही, पर वह मेरी समझ में ना आना था, ना आया। ताव में आकर मैंने सारी जाली खोलकर रख दी और प्लेन बुनना चालू कर दिया। अब छोकरी भुन भुनाएगी तो भुन भुनाती रहे। एक दिन गोयल दंपत्ति पड़ोस के कम्युनिटी हॉल में किसी शादी में आए थे, तो हमें भी दर्शन देते गए। एक तो सुबह 10 बजे घर वैसे ही अस्त व्यस्त रहता है, खासकर रसोई। फिर मिसेस गोयल बाथरूम जाने के बहाने, पानी पीने के बहाने पूरा घर घूम आई। ऊपर लगे जालों से लेकर चिकने फर्श तक कोई भी चीज उनकी नजरों से नहीं छूटी। मुझसे बात करते हुए भी उनकी नजर टाट पर रखी कोठियों पर, अलमारी में रखे डिब्बों पर और शेल्फ में लगे बर्तनों पर फिसलती रही। मिसेस गोयल की संभावित टिप्पणियों की कल्पना में पूरा दिन बड़ा खराब बीता। उसी जोश में मैंने चौका साफ करती हुई गंगाबाई को डांट दिया, जरा जोर से रगड़ा करो बाई, इतना साबुन और विम लेती हो, पर गैस की शक्ल तो देखो। हम तो खूब अच्छे से पोछत है, उसने गीला कपड़ा फटकारते हुए कहा, पर अब वो रसोई बदरंग है तो का करें। बात ठीक थी। सन 1971 में खरीदा गैस है, 2 बार रंग करवाया भी है, पर सस्ता। 180 देकर पक्का रंग करवाने की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर भी गंगाबाई के सामने अपना पक्ष तो रखना ही था। कितनी बार तो रंग करवा चुके हैं, पर क्या करें, आजकल तो हर जगह बेईमानी चलती है। बाई साहब, एक बात कहें, उसने भेद भरे अंदाज में कहा। क्या? मैंने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। तुम तो स्टील का चूल्हा ले लो। स्टील का चूल्हा? हाँ, हमने तो बाई लो है, पूरे 1600 लगे, पर हमेशा की झंझट खत्म हो गई। तुम्हारा क्या है? मैंने उच्छ्वास छोड़ते हुए कहा, कल को तुम टीवी भी ले लोगी। टीवी तो अगली बीसी पर लेंगे। बीसी मतलब? हर महीना रकम जमा करत है, फिर जॉन चीट खुलत है, ऊको पैसा मिलत है। कितने जमा करती हो हर बार? मैंने मरीसी आवाज में पूछा। 3 ठो बीसी है, 2 20-20 की और एक 100 की। क्या करती हो उन रुपयों का? मैंने लगभग रोते हुए पूछा। गैस लई कि नहीं? इस तरह मुझे निरुत्तर कर वह चली गई। मैं बड़ी देर तक सिर थामे बैठी रही। इतनी हताशा जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी। गंगाबाई इस मोर्चे पर भी मुझसे आगे निकल गई थी। एक बार मैंने भी इनसे लड़ झगड़ कर बीसी ज्वाइन की थी। सोचा था कि लॉटरी का पैसा तो अपने भाग्य में है ही नहीं, यहाँ तक कि स्टील के बर्तनों की लॉटरी तक नहीं खुली। पूरे पैसे जमा करने के बाद ही बर्तन मिल सके। बीसी वाली योजना अच्छी लगी। एक मुश्त पैसे हाथ आएंगे तो कुछ किया जा सकेगा। पहले राउंड में मेरा नंबर सबसे अंत में आया। हर महीने वही उत्कंठा, वही हताशा, वही तनाव झेलते झेलते मैं बीमार सी पड़ गई। दूसरे राउंड से नया ही नाटक हुआ। तीसरे या चौथे महीने की बात है। चिट खोलने से पहले ही एक बहन ने कहा, भाई, आज जिसका भी नंबर आए मुझे पैसे दे देना प्लीज, मेरी लड़की और दामाद आए हुए हैं। मैं उसी समय समझ गई थी कि आज तो मेरा ही नाम निकलेगा, और वही हुआ। वह महिला तो 1200 रुपये उठाकर चल दी, और मैं हर महीने उसके नाम की पर्ची के लिए तरसती ही रह गई। तब से मैंने यह शगल ही छोड़ दिया है। गंगाबाई सचमुच किस्मत की धनी है। मैंने तो आजकल उसकी किसी भी बात पर चौंकना छोड़ दिया है। कुसुमा केजी में पढ़ती है, बबलू रोज ₹1-2 का आइसक्रीम खाता है। कुसुमा के पापा महीने में 5-6 पिक्चरें देख लेते हैं। मैं सारी बातें निर्लिप्त भाव से सुन लेती हूँ। एक बार उसने बताया कि कुसुमा के पापा डालडा छूते भी नहीं। तब से मैंने उसे पूड़ी या मिठाई देना भी बंद कर दिया है, गाय को खिला देती हूँ। पर उसने जैसे ठान लिया है कि मुझे चैन से जीने नहीं देगी, मेरे शांत जीवन में उथल पुथल मचाकर ही दम लेगी। कल ही की तो बात है। हम दोनों पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर बजट के संभावित परिणामों पर चर्चा कर रहे थे। रविवार की दोपहर का इससे अच्छा उपयोग भी क्या हो सकता था। गंगाबाई ने काम निपटाया और मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई।
साहब का सम्मान करने के लिए उसने सिर के पल्ले को एक और पर्दे के समान तान लिया और खनकती आवाज में पूछा, भाई साहब, सोना क्या भाव चल रहा है? मुझे काटो तो खून नहीं, फिर भी मैंने अपनी खेल भावना को जागृत रखते हुए कहा, गंगाबाई, हम तो एक ही सोना जानते हैं, महंगाई ने वह भी हराम कर दिया है। मेरी विनोदशीलता को जरा भी तवज्जो ना देते हुए उसने कहा, कुसमा बड़ी जिदिया रही है, दो ठो बालियां बनवा देते। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा चढ़ाया। बड़े ही सख्त लहजे में मैंने कहा, तुम भी हद करती हो गंगाबाई। उसने जिद की और तुमने मान ली। जानती हो जमाना कैसा चल रहा है। उन बालियों के पीछे कल को कोई लड़की के कान ही नोच ले जाएगा। अब सो तो भाग्य में लिखो है, वो होके रहेगो, उसने दार्शनिक अंदाज में कहा। पर बच्चन को मन तो रखनो ही परत है। इत तो कमात है, सो काय के लाने। सुन रहे हैं? मैंने इन्हें झकझोरा। पर यह कम गुरु थोड़े ही हैं। बड़ी फुर्ती से अखबार में मुंह डालकर बैठ गए थे। बड़े मनोयोग से खौमेनी के राज्य में महिलाओं पर अत्याचार वाला कॉलम पढ़ रहे थे, ताकि वक्त पड़ने पर मुझे बता सकें कि उनके राज्य में मैं कितनी सुखी हूं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।